कि दशरथ ठाकुर तो बहुत गरीब व्यक्ति है। किसी आरोप में अब जेल भी जा चुके हैं। तो सामंतवाद के इशारे पर यहाँ के पुलिस ने, यहाँ के धनबल लोगों ने गलत तरीके से दशरथ ठाकुर को झूठे मुकदमे में इल्जाम में फंसाया। खंडहर बताती है इमारत होगी बुलंद। मैं चीज़ों को जानता हूँ और मेरे साथ जो जनता जुड़ी हुई है वो हृदय से जुड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि जन स्वराज से कैसे जुड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दशरथ ठाकुर हुआ जी। जन स्वराज से कैसे आप जुड़े, क्या वाकया रहा जिसके कारण आप जुड़े? देखिए, खास करके जन स्वराज एक नई पार्टी है और इसका एक नया विज़न है और उसने मुझे बड़ी काफ़ी इंस्पायर्ड किया। उस विज़न को मैं जब देखा तो चूँकि एक समतामूलक समाज, गौतम बुद्ध की धरती है भारत, बिहार खासकर, और अंबेडकर ने जिस चीज़ों को संविधान में सूचीबद्ध किया उस आधार पर एक नया आउटलुक, एक रेखा खींचने का जो काम किया है जन स्वराज में, वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। चूँकि मैं एक रेडिकल रहा तो देश में, समाज में जो फ्यूडलिज्म रहा, उस फ्यूडलिज्म के बाद कोई ऐसी पार्टियां नहीं आई। खास करके 1952 के बाद जब कांग्रेस चुनाव में आई, उसका पूरे भारत में, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बनी 1952 में, लेकिन एक ऐसा विजन नहीं दिया जो सामंतवाद के खिलाफ, फ्यूडलिज्म के खिलाफ, जहाँ पर कि किसान जो ज़मीन जोतता है वो असली में किसान है, उस चीज़ों को रेखा खींचना। दूसरा है गांव जो शहरों से ज़्यादा बहुत पिछड़ा है, उसका भी रेखा उसके पास आउटलुक नहीं था। और पर एक कैपिटा इनकम का समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, वह भी नहीं हो पाया। संविधान की जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल में लिखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में 36 से 57 तक के आर्टिकल्स में, कि सोशलिज्म के रूप में जो आर्थिक, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड था, उसको उसमें एक बहुत बड़ा तरजीह दिया था। वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और वह आउटलुक जन स्वराज में मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, जन स्वराज एक ऐसी पार्टियां हैं जो सबसे साफ सुथरा और आउटलुक में भारत में एक बेहतर दिशा देने वाला है। साउथ इंडिया के बाद अगर उत्तरी भारत में अगर कोई आउटलुक आया है तो वो जन स्वराज का है। जी, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी। आपका क्या मुद्दा है, कैसे लोगों को आप अपने ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो मैनिफेस्टो पर लड़ा जाता है। अब तक जो भारत की चुनाव पद्धति में जो मैनिफेस्टो रहा है, और वो मैनिफेस्टो पर कोई कारगर नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया, वो चुनावी स्टैंड को उसने कागज पर ही एक मैनिफेस्टो बना लिया। लेकिन जन स्वराज जो है, सरकार बनने से पहले उन्होंने पूरे बिहार का जो आकलन किया, और खुद दशरथ ठाकुर ने भी आकलन किया, अबाउट 400 गाँव का मैंने सर्वे किया है। और वो सर्वे बिहार सरकार के लिए चुनौती है। और वो चीज़ों को जब मैंने देखा तो बिहार अभी वास्तव में जो पिछड़ा कहता था आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उस 400 गाँव का जब मैं सर्वे किया तो लगा कि वास्तव में बिहार भारत में एक पिछड़ा राज्य है। जी, आपका क्या मुद्दा रहेगा कि आप अपने विधानसभा में लोगों को क्या देंगे? देखिए, मेरा जो मुद्दा है, खास करके बिहार किसानों का देश है, भारत गांव का देश है, तो बिहार किसानों का देश है। और बिहार में जंगली और पठारी भाग भी बहुत ज़्यादा है। तो सिंचित क्षेत्र में सबसे मेरी प्राथमिकता है किसानों को सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा फर्स्ट मुद्दा वो है। दूसरा जो मुद्दा है हमारा शिक्षा का, शिक्षा में बिहार अभी इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ पर जितने स्कूल बना दिए गए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी सरकारी विद्यालय में नहीं है। ये कैसे आप दावा करते हैं? इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ, सर्वे के आधार पर मैं जितना भी स्कूल के बच्चों को देख रहा हूँ, वो स्कूल से बच्चे पढ़ कर के पास नहीं कर सकते यदि उसके गार्जियन उसको ट्यूशन नहीं लगा देते।
तो ट्यूशन जो है, अभी जो बच्चा मैंने देखा था आज से अबाउट 40 ईयर्स पहले ट्यूशन पढ़ते नहीं थे लड़के, लेकिन आज 100% में सभी बच्चे, चाहे वो गरीब के बच्चे हों चाहे मध्यम वर्ग के बच्चे हों, वो ट्यूशन का सहारा ही लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालय इस मायने में मानक में वो नीचे है। आप जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ पे तो कई पार्टियाँ भी हैं, वर्तमान में भी सरकार है, और आपके यहाँ जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उनकी अलग छवि है, तो आप उनको अपने साथ कैसे आकलन करते हैं? देखिए, जितनी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टियों को मैंने जब देखा तो हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है। राजनीति में दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। पूरी दुनिया का मैंने आकलन किया है इस महीने में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, भारत हो, जर्मनी हो, जापान हो, उसका दो ध्रुव है। और दोनों ध्रुव में द बेस्ट जो उसका जो पिलर है जो वो है आपका साउथ है। तो साउथ और नॉर्थ जो पिलर बनता है, एक है दक्षिणपंथी, दूसरा है वामपंथी। तो इस विचारों से मैं देखा कि अभी जो समस्या है, जो वामपंथियों ने जो मामला को उठाया था भारत में, बिहार में, पूरे देश में, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस बिंदु पर पूरी दुनिया में जो एक क्रांति हुई और जो एक रिवोल्यूशन हुआ, तो दुनिया में एक बराबरी और दुनिया में मानवता का मूल्य स्थापित हुआ। और वह मैं जनसुराज में देख रहा हूँ। जनसुराज ने कहा है, फर्स्ट में उन्होंने कहा, फर्स्ट वुमेन, तो फर्स्ट में मानवता है हमारी। और यहाँ पर क्या है, कोई भी पार्टियां हैं एक्सेप्ट जनसुराज, डिह्यूमनाइजेशन द फर्स्ट मैटर। जैसे विधायक से आप अपने आप को कैसे जोड़ रहे हैं कि विधायक जो हैं आपके यहाँ पे वो वर्तमान में भी हैं, उनकी यहाँ पे जो चर्चाएं होती वो काफ़ी ज़्यादा है, आप उनके सामने कैसे खड़े हो पाएंगे? ये मेरा कहने का मतलब। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चुनौती, बोला आप जो प्रश्न किए हैं, बड़ी चुनौतियाँ हैं इसमें। वर्तमान जो पद्धति और वर्तमान जो विधायक हैं, मैं उन्हीं के कार्यकाल का विश्लेषण कर रहा हूं और उन्हीं के कार्यकाल का मैंने सर्वे भी किया। और वो सर्वे सचमुच चौंकाने वाला सर्वे है। चांदन प्रखंड, फुलीनोर प्रखंड और बेलहर प्रखंड, 3 प्रखंड को मिलाकर के 326 बूथ हैं और 46 पंचायत हैं। मैं सभी पंचायतों का सर्वे मैंने किया कमोवेश। तो मुझे देखने लगा कि जो सरकार है और जो विधायक है, सही मायने में वो विधायक का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। विधायक का मतलब होता है, कैसे आप बता रहे हो, वो तो विकास कर रहे हैं। जी नहीं, विकास का जो परिभाषा है, विकास की परिभाषा शायद है, आप लोग जो मानते हैं कि ये पुल पुलिया बना देना विकास नहीं है। क्या है आपके मायने में? मेरे मायने में विकास है मनुष्य का कल्चर विकास, सांस्कृतिक विकास। विकास दो तरह के हैं, आप जिसको कहते हैं एक भौतिक चीजों को और दूसरा है इटर्नल। तो इटर्नल जो होता है, जैसे अगर आप सांस्कृतिक विकास की बात कर रहे हैं, हमारे पास संस्कृति की बहुत अच्छी हम विकास कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास भौतिक विकास नहीं हो पाया। सड़क नहीं है, स्कूल एजुकेशन के लिए स्कूल में जगह नहीं है बैठने की, आप आवाजाही नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े मायने रखती है। तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं लेफ्टिस्ट होने के नाते ये मानता हूँ कि आज भारत से बाद में 49 में चाइना आज़ाद हुआ, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो आज़ाद हुआ चाइना, वो कैसा था चाइना और भारत का क्या आज़ादी थी? तो भारत और चाइना में देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द चाइना और इंडिया। चाइना को जो आज़ादी मिली वो उसका कल्चरल फ्रीडम था और भारत में कल्चरल फ्रीडम नहीं आ पाया। जो यहाँ पर नैतिक और मूल्यों का ह्रास हो गया। जो आज एक नेता बनता है, नेता का मतलब होता है जनता का सेवक, जनता का प्रतिनिधि,
लेकिन यहाँ क्या है, उल्टे है कि वो जब बन जाता है प्रतिनिधि तो वास्तव में जनता की उसने कभी आवाज़ नहीं उठाता, और वो यह देखता है कि जनता नंगे पांव चल रहा है, जनता सरजमीन में चल रही है, और जनता की रोजमर्रे की समस्या पर उसका कोई मतलब नहीं है। अपने ऊपर सारे उसके जो सामान, सारा सुख सुविधा और कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ वो अपना स्पेंड करता है। जी, आप कल्चर को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, कल्चर जो है, कल्चर है कि मनुष्य का निर्माण करता है, एक मानव को वो कंप्लीट बनाता है। और आज की राजनीति में मैं जब इसमें आया तो मुझे आज भी लोग कहते हैं कि दशरथ ठाकुर तो बहुत गरीब व्यक्ति है, ये चुनाव कैसे लड़ सकता है। तो मैंने कहा कि चुनाव में पैसे की क्या आवश्यकता है। मैं जरूर इकोनॉमिकल मेरे पास जरूर है, लेकिन कल्चरली मैं सबसे धनी हूँ। अगर कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि दुनिया के सामने, भारत के सामने, बिहार के सामने, समाज के सामने कल्चर, संस्कृति ही सबसे श्रेष्ठ और सभ्य समाज का निर्माण का पहला पास बिंदु है। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम एक गरीब लोग हैं, मतलब कि गरीबी से चल रहे हैं, तो एक विधायक जो भी वर्तमान समय की स्थिति जो मांग है, विधायक को एक धनीपूर्ण आदमी होनी चाहिए जो कि वो वर्तमान में लड़ सके। तो इस समय जो आप चुनाव लड़ेंगे तो कैसे आप इस चीज़ को सामना करेंगे? क्या लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भी आपसे पीछे हट सकते हैं कि वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, या और भी कोई सुविधा आप उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाएंगे? तो इस कंडीशन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि कल्चर की वजह से सारा चीज़ नहीं होता। जी, एक बात तो सही है कि हमारे समाज के लोग बौद्धिक रूप से वो पिछड़े हैं। कल्चरली समाज यूरोप में आया और वहाँ पर स्वस्थ जनमत आया। मेरे पास सर्वे है पूरे भारत दुनिया का, जितना पैसा भारत में खर्च करता है उतना अन्य कंट्री में चुनाव में उतना पैसा खर्च नहीं करता है। इवन यहाँ तक जो मुखिया खर्च कर रहा है उतना तो विधायक भी खर्च नहीं करते। एक छोटा सा पंचायत को ले लिया जाए तो मैंने देखा इस बिंदु पर कि आखिर लोगों को करप्ट कौन कर रहा है, इसके लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। तो मुझे लगा कि इसमें लेजिस्लेचर जो विधायक या जनप्रतिनिधि हैं वही करप्ट हैं और जनता को उसने करप्ट बना दिया। तो दशरथ ठाकुर के पास संसाधन नहीं है। मैं बहुत से लीडर को देख रहा हूँ 50 लाख 60-70 लाख के गाड़ी पर वो सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि उन्हीं नेताओं को मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी कुछ आया था नए लीडर में, वो क्या कहते हैं, बिहार रोजगार मोर्चा का 100 गाड़ी का काफिला चल रहा था उसके साथ। कई जगह उसने टी शर्ट बांटा, कंबल बांटा। आज कहीं उसका नामो निशान नहीं। क्योंकि वर्तमान में प्रलोभन कहीं ना कहीं जीत को आगे बढ़ाता है। तो अगर आप किसी तरह का प्रलोभन नहीं देते हैं लोगों को तो फिर कैसे आप खड़े रह पाएंगे? हाँ, ये बातें जो मैं बोल रहे हैं आप, लेकिन मैंने उसके लिए तैयार किया है। उसके में कल्चरली लोगों को तैयार कर दिया। कल्चर मैंने नहीं रख पाता है इस समय अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उसको लेकर। दोस्त, एक बात जरूर है, जनता में इतनी पारदर्शिता जरूर है, वो अच्छे और बुराई का, लेकिन फिर भी कितने लोग आपके साथ आए? हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं जो संख्या में मैं देख रहा हूँ, वो कम ही आदमी है जो कि वो कर रहा है। लेकिन मैं इसको देखा कि एक मिसाइल और बड़ी भीड़ से लोकतंत्र को नहीं आंका जाता है। कम संख्या में हमारे साथ जो लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं उसको देख करके उन लोगों को हैरत लग रहा है कि इनके साथ संसाधन बहुत कम है। इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये जितने लोग देख रहे हैं हमारे साथ, ये लोग हैं, ये होल टाइमर है हमारा। उसके 50 व्यक्ति के बराबर मेरा एक होल टाइमर है और 100 आदमी के बराबर मेरा 5 होल टाइमर है। लेकिन वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, वहाँ मतदान काउंट होता है कि आप कितने मतदान को आप अपने ला पाए, उसी के आधार पर आपकी जीत घोषित होती है। यहाँ लोगों को नहीं देखा जाता है, यहाँ आपकी मतदान करेंगे उसको देखा जाएगा। आप उसको कैसे मैनेज करेंगे इस स्थिति में? देखिए, इसको लिए मेरे पास जो अभी तक जो मैंने जो इसके टिप्स समझा है, मैं घर घर में जा रहा हूँ आदमी के बीच में, और सबसे बड़ी बात यह है मैं विनम्रता के साथ सबके साथ
एक मृदु भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। ये तो सभी नेता प्रयोग करते हैं नहीं, चुनाव के समय। वो दिखावटी करते हैं। वो ये जनता नहीं पूछती कि आप दिखावटी कर रहे हैं या रियल कर रहे हैं, ये जनता नहीं पूछती है। नहीं, जनता पूछती है, मैं जानता हूँ। क्योंकि जनता को लास्टली पैसा, मीट वगैरह जो होता है, जो करते हैं लोग, वो चाहिए लास्ट में, और वही एक निर्णायक मतदान होता है। उसको लेकर क्या कहना? मेरे भारत में भी मैंने देखा अभी जो क्या कहते हैं, एक काराकट का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव ने साबित किया, और राजा राम सिंह या सुदामा सिंह है, 34,600 रुपये मात्र खर्च में उसने लोकसभा जीत लिया जी। 34,600। क्या लगता है बिहार उस कंडीशन में आ पाएगा, या आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा लोग हैं? दशरथ ठाकुर को इस महीने में यहाँ के जनता ने एक सर्टिफिकेट मुझे दिया कि दशरथ जी किसी पार्टी से आ जाएं, हम पार्टी को नहीं देखते हैं, दशरथ जी का चेहरा देखते हैं। और यह मुझे साबित करता है मेरी ईमानदारी का, और मेरे चरित्र का, और मेरे कार्य का, वो मुझे रिटर्न देने जा रहा है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप किसी आरोप में आप जेल भी जा चुके हैं, उसको लेकर के आप क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत में जब आंदोलन चला तो बहुत से समाज सेवी, समाज को एक बेहतर दिशा देने वाले, समतामूलक समाज को विश्वास में लाने वाले, समाजवाद में विश्वास रखने वाले, जब ऐसे सब लोग आए तो सामंतवाद के इशारे पर यहाँ के पुलिस ने, यहाँ के धनबल लोगों ने गलत तरीके से दशरथ ठाकुर को झूठे मुकदमे में, इल्जाम में फंसाया, और यह न्यायालय ने साबित किया कि मुझे किसी भी केस में मुझे भी कन्विक्ट नहीं कर सका, और सभी केस में मैं एक्विटल हो गया। कहीं ना कहीं ये आपकी छवि को धूमिल कर सकता है चुनाव में, क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगा, क्योंकि एक तरफ जहां आपकी आर्थिक कमजोरी नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपका जो है छवि भी धूमिल हो रही है, तो इस कंडीशन में आप अगले सामने के विधायक के सामने आप कैसे खड़ा हो पाइएगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। लोगों ने चीज़ों को समझा है, जिसमें मैं, लोगों को समझने से नहीं होगा, विधानसभा को आप कैसे जीत पाएंगे? हाँ, ये बात है जो आप बोल रहे हैं, कैसे मैं जीतूंगा। मैंने उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सारी प्रक्रिया क्या है आपकी मैनिफेस्टो? मेरी प्रक्रिया यह रही है कि मैं आज से अबाउट 8 मंथ पहले से, चुनाव घोषणा से पहले, मैंने जब मन बनाया चुनाव लड़ने का, तो मैं गांव-गांव जा करके सारा चीज़ों को, पहले समस्या को नोट आउट किया, और उस समस्याओं को नोट आउट करके मैंने पर्चा के माध्यम से मैंने एक आंदोलन किया, और मेरा जीवन ही एक स्ट्रगल रहा है, और जनता आंदोलन में विश्वास करती थी। आज मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जब 400 गांव का मैंने सर्वे किया, और मुझे लगा कि जहाँ मैं दशरथ ठाकुर जाता है 50-100 आदमी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के पूरे गांव के लोग आ जाते हैं। और इसे जमा देश को एक एमएलए और एक एमपी को इतना करने में उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या तो उसको किसी तरह से पैसा दे के लाना पड़ेगा। दशरथ ठाकुर की सभा में मैं चाय तक नहीं पिलाता हूँ, और ऑन फुट जनता पैदल चली आती है। लेकिन क्या लगता है कि इस आधार पे आप एक विधायकी के चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे? खंडहर बताती है इमारत होगी बुलंद। मैं चीज़ों को जानता हूँ, और मेरे साथ जो जनता जुड़ी हुई है वो हृदय से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं जानता हूँ चुनाव में 2 तरीके से लोग बात करते हैं। सभी पार्टियों को बोलते हैं हाँ आप ही के साथ है, लेकिन जो जनता बड़ी मैटर है। और मैं जब जाता हूँ आदमी को, तो मुझे खिलाने के लिए 10-10 आदमी के लिए आदमी तैयार है कि आप आइए हमारे यहाँ खाना खाइए। मेरे साथ जो लोग जाते हैं वो क्षेत्र में ही खाना खाते हैं, सारा व्यवस्था क्षेत्र में देता है। कौन करते हैं वो सारी व्यवस्था? वो जनता करती है। जनता ही आपका सारा व्यवस्था करती है। और आप अभी प्रशांत किशोर भी आने वाले हैं आपके यहाँ, जी, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? कितने लोग आने की संभावना है? जी देखिए, तकरीबन यहाँ पर जो संभावना है वो एक्यूरेट मैं कह दूँ, एक संभावना अगर बात करूँ तो 20,000 से ऊपर लोग आएंगे यहाँ जी। 20,000 से ऊपर लोग आएंगे। और बेलहर जामा मैदान में
प्रधानमंत्री भी आएंगे तो यहाँ 20,000 लोग नहीं जुटा पाएंगे कोई यहाँ लोग। ये कैसे आप कह पा रहे हो? मैं जानता हूँ, देश के प्रधान हैं, इसलिए राजा हैं, उन्हें उनका बराबरी आप प्रशांत किशोर से इसलिए कि प्रशांत किशोर जी की छवि और प्रधानमंत्री की छवि में आकाश और जमीन का अंतर है। ये कैसे आप दावा कर पा रहे हैं? इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने आज तक गरीबों के लिए कुछ दिया नहीं। कैसे नहीं दिया? आज आप सड़क पे घूम रहे हैं, आप आज़ाद हैं, किसी तरह का कोई समस्याएं नहीं होती है, हर जगह देश आपके साथ है, तो फिर आप प्रधानमंत्री को कैसे आप पैसे? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री हमारे देश के कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन वर्तमान जो प्रधानमंत्री भी हैं ये चुनाव केंद्रित प्रधानमंत्री हैं। और अब तक के जो बिफोर के प्रधानमंत्री बने वो शासक केंद्रित प्रधानमंत्री थे, वो जन केंद्रित प्रधानमंत्री थे। और ये जो बने हैं ये चुनाव जीतने के लिए चुनाव को हाव कैन प्रकार से ये खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है। और इतने टैक्स जीएसटी लगा दिया गया है, आप सोच सकते हैं, हम जो वस्तु खरीदते हैं, हम जो चावल खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगाया जाता है। अगर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो फिर भारत का विकास कैसे होगा? मेरा टैक्स से भारत का विकास नहीं होता है यहाँ। क्यों? इसलिए नहीं विकास हो रहा है, टैक्स जो हमारी जनता देती है वो 63% देता है एक जनता। टैक्स यहाँ सरकार दो तरह से चलती है, सरकार के चलने का दो कारण है, एक इनकम टैक्स है, दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप कितना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट पर वेलफेयर पर आप खर्च करते हैं। 86% आप किस पर खर्च कर रहे हैं? तो सिक्योरिटी पर आप खर्च कर सकते हैं। एजुकेशन पर आपने क्या परसेंट खर्च करते हैं? तो 3% आप एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं। किसान पर आप कितना खर्च कर रहे हैं? तो 5% खर्च करते हैं। तो आप इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं, आप बताइए देश का विकास क्या हुआ है? कहाँ देश का विकास है? अगर कोई बोलता है देश का विकास तो मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, देश का अगर विकास हुआ है तो जापान में हुआ है। एक रोड अगर वहाँ बनता है तो 80 साल की गारंटी है जापान में कि वो रोड 80 साल तक उसको कुछ नहीं हो सकता है। और आप जो रोड बनाते हैं 5 साल ही नहीं चलता है, पुल बना रहे हैं, पुल टूटता है, करोड़ों का उसमें टैक्स जनता का जाता है। और जनता के टैक्स को आपने क्या कर दिया है, एक स्टेट में लगाया है। आपके अंदर पर कैपिटा इनकम का अगर हम देखते हैं तो बिहार का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बिलो है साउथ इंडिया से। और आप विकास की बात बोलते हैं। आपको क्या लगता है साउथ इंडिया के जैसे बिहार विकसित हो पाएगा? बिल्कुल कर देंगे। मेरे पास आंकड़ा है, दशरथ ठाकुर को अगर आप बिहार को चलाने का अगर मौका मिल जाए। बिहार को छोड़िए, आप अपने यहाँ जो विधायकी आप लड़ेंगे, जी जी, उसमें क्या परिवर्तन? हाँ, यहाँ मैं कर दूंगा, क्या पहला कर दूंगा यहाँ पर। अगर आप मान लिया जाए कि जीत भी जाते हैं जी, तो क्या आपका राज्य में सरकार बन पाएगी? हाँ, बिल्कुल बन जाएगी। कैसे आप इस बात को? इसलिए मैं जानता हूँ आपके यहाँ एक तरफ एनडीए है तो दूसरे तरफ आरजेडी है, जो कि दोनों वर्तमान में एक विकसित है, तो उसके अपेक्षा प्रशांत किशोर रह पाएंगे? हाँ, ये आप बहुत क्या कहते हैं, एक बर्निंग पॉइंट आपने लिखा, बर्निंग क्वेश्चन है ये। जैसे कि प्रशांत किशोर जी आज से 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, जब मैं जुड़ा नहीं था इसमें, जब मैं जुड़ा इसमें, मैं जुड़ा हूँ मार्च से, और मार्च से जुड़ने के बाद बेलहर विधानसभा में हमने जन स्वराज के लिए काम किया, अपने लिए काम नहीं किया मैं कि मुझे टिकट मिलेगा मैं लड़ूंगा, ऐसा नहीं। जन स्वराज को मैंने इतना दूर तक पहुंचा दिया है कि गांव-गांव के बच्चे जानने लगे जन स्वराज क्या है। पहले तो जान भी नहीं पा रहा था, पढ़ा लिखा लोग नहीं जान पा रहा था। और हमारा एक दिन में 1900 आदमी ने मेरी व्यू को देखा, एक दिन में 1900 आदमी ने देखा। और मेरा 500,000 से आदमी रोज मेरे पास आता है। और मैं एक चीज देखा कि अदर स्टेट, अभी मुझे दिल्ली से, अभी मुझे क्या कहते हैं कर्नाटका से, जहाँ के लोग जाते हैं बेंगलोर से, वो एक साधारण लेबर कह रहा है कि हम बिहार आएंगे। और मेरा जहाँ फ़ोन गया है, कलकत्ता में बैठकें चल रही है कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, मेनली अभी जो पार्टियां हैं वो विकसित पार्टियां हैं। जी जी, वो वर्तमान में सरकार भी चला रही है, तो उसके अपेक्षा आपके प्रशांत किशोर यहाँ पे टिक पाएंगे? हाँ, ये बातें जो आप बोल रहे हैं टिक पाएंगे,
देखिए, सरकार कुछ नहीं है, जनता ही सब कुछ है। कैसे जनता भरोसा करेगी? जनता ने, क्योंकि जैसे कि उनका 5 मैनिफेस्टो है और आपने 5 मैनिफेस्टो दिया है और सरकार वर्तमान में उस मैनिफेस्टो को सामने ला के रख दिया है। देखिए, मैंने इसका बहुत सारा चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। अभी की राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं अपराधीकरण, और सभी पार्टियां। क्या लगता है कि अपराधीकरण की बात अगर आप करते तो क्या प्रशांत किशोर की सरकार जब आएगी तो क्या अपराध खत्म हो जाएगी? देखिए, दो चीज़ होगा। इतना तो जरूर तय है कि दशरथ ठाकुर अगर यहाँ बनता है विधायक, तो यहाँ की राजनीति और प्रशासनिक चीज़ों पर मैं कमोबेश बहुत कुछ अंकुश। यह एक नक्सली बेल्ट है, नक्सली क्षेत्र जाना जाता है जी। तो क्या लगता है कि आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। नक्सली कह करके लोगों को सरकार ने गुमराह किया, उग्रवादी कह करके लोगों को गुमराह किया उन्होंने। दरअसल दशरथ ठाकुर, आप पे भी कहीं ना कहीं मुझे भी आरोप लगाया गया, हमारे ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने, और सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हुआ, क्योंकि उसी की व्यवस्था। कैसे आप इसको संभाल पाएंगे? उसी की व्यवस्था में, उसी के सिस्टम ने, न्यायालय ने पुलिस और सामंतों के गठजोड़ की सरकार को, गठजोड़ की व्यवस्था सिस्टम को धज्जी उड़ा दिया और दशरथ ठाकुर को बाइज्जत सभी केसों से बरी कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसी चीज़ से पीड़ित होकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ तो दो चीज़ों को मैंने देखा कि आज पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जैसे ही नहीं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आखिर पढ़े लिखे लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? और ये व्यवस्था में, पार्लियामेंट में, विधानमंडल में, विधानसभा में कौन लोग जा रहे हैं? बाहुबली लोग जा रहे हैं, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग जा रहे हैं जिसका चरित्र और छवि पर दाग है, वैसे व्यक्ति जा रहे हैं। आप पे भी तो दाग है। मैंने इसको दाग नहीं कहा जा सकता है। अगर आप इस चीज को कहते हैं, लेकिन लोग कैसे मानेंगे? ना, लोगों ने स्वीकार किया, ये लोगों ने इसलिए स्वीकार किया कि आज मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा को उन्होंने और आगे बढ़ाया। जब मैं जेल में भी था तभी जनता ने बहुत बहुत दुख दर्द के साथ ये व्यवस्था को विरोध किया। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो लोग कहीं ना कहीं आप पे एक नक्सल का भी आरोप लगाते हैं। तो एक बार जब किसी चीज़ पे दाग लग जाता है तो उसे धुलने में काफ़ी वक्त लगता है। तो क्या लगता है कि आप पूरी तरह से उस दाग को मिटा पाएँ जनता की नज़रों में? देखिए, दो चीज़ें हैं। भगत सिंह ने कहा, बगावत करना अगर बागी है तो समझो मैं बागी हूँ, पहली बात। और दशरथ ठाकुर सत्य और न्याय के पक्ष में जीवन को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, वो हमेशा रहेगा। और एक बात जानना चाहिए, देश और दुनिया की राजनीति में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव को मैंने अध्ययन किया है, केवल भारत का नहीं। तो मुझे लगा कि चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति, 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हो, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि भेड़ चराने वाले का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। और जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना, आपके यहाँ भी तो हैं चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री। दो चीज़ बड़ी आपने ऐसी चीज़ों को कहा, चाय बेचने वाला लोग, ऐसा कहा जाता है। नहीं, दो चीज़ है। वो जो चाय बेचने का परिभाषा दिए है, चाय बेचने वाले लोग हैं, वो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। और लोग तो ऐसा ही करते हैं। लोगों को हमारे भारत में एक चीज़ बातें मानती हैं कि हमारा भारत के लोग सहिष्णु होते हैं और उन्हें ज़्यादा किसी चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं। ये भारत की एक बातें है। जैसे अंधविश्वास है, उस पर भी यकीन करते हैं लोग, वो झूठ बोलते हैं। हिटलर ने भी कहा अगर झूठ बोलते जाए तो सच हो जाएगा। तो चाय बेचने की अब तो कोई चर्चा भी नहीं करता है वो चाय बेचने वाला आदमी है। क्यों? उसने व्यवहार से साबित कर दिया कि 10 बार 10 लाख का सूट, 3 करोड़ की अंगूठी पहनने वाला, लाख रुपए का पेंटन पेन रखने वाला वो चाय नहीं बेच सकता। और सर्वहारा विचार जो रखने वाला है, मैं लेनिन को आदर्श मानता हूँ, मैं भगत सिंह को आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में एक साधारण कपड़ा पहना। मैं मार्क्स को आदर्श मानता हूँ, जिसने अपना टाई बेच दिया ये व्यवस्था सिस्टम के लिए। तो दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं। आपने एक चीज़ कहा है कि बिहार को आप कैसे चला सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं तो दावा कर सकता हूँ
ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य मेरे लिए भी होगा, लेकिन मैं पारदर्शिता के लिए खाका खींच लिया हूँ कि यहाँ पर जनता अदालत लगेगा। सीओ और बीडीओ और दरोगा ये तो अभी भी लग रहा है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पास कोई क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये राज्य और देश जनता दरबार की अगर बात करें तो जनता दरबार अभी भी लग रहा है, नहीं लगता है। ये जनता दरबार का मेरा ये कहने का मतलब है कि आप क्या अलग करें? हाँ, अलग मैं क्या करूँगा, सीओ बीडीओ दरोगा स्वास्थ्य विभाग पीएचडी विभाग के सभी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक विभाग के सभी डिपार्टमेंट को एक खुले मैदान में रखूँगा और 6-5 साल के अवधि में जो 2 सेशन चलता है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, उसमें मात्र सेशन जो चलता है, सेशन के बाद पूरे दिन में मैं पार्लियामेंट विधानमंडल यहाँ लाऊंगा और विधान सचिवालय में यहाँ लाऊंगा और यहाँ पर प्रत्येक पदाधिकारी को सामने रखेंगे और प्रत्येक पंचायत का फाइल रहेगा और 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे। और चूंकि मैं जानता हूँ, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपी हो, सारी चीज़ों को बिंदु को मैं एक एक दरोगा से लेकर तमाम पदाधिकारी को, वो मुझे चला नहीं सकता उंगली पर, जो कि आज वो चला रहा है। ये मेनन सरकार को, दशरथ ठाकुर को नहीं चला सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वर्तमान समय की जो मांग है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि आप जो ये प्लान बनाए हैं इसको आप सफलभूति कर पाएंगे? क्योंकि हर कदम पे आपको भ्रष्टाचार से संलिप्त लोग मिलेंगे। जी, ये जो बात आपने कही बहुत चीज़ें हैं, ये वो गंभीर सवाल भी है और ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार कैंसर हो चुका है और रोम रोम में जब कैंसर हो जाता है तो रिपेयरिंग करने से नहीं, उसका एक रिवोल्यूशन ही होता है। तो ये बातें तो सही है, मानसिकता की बात, लेकिन मैंने जब गहराई में गया तब मुझे देखा, तब देखने को मुझे मिला कि ये विधायक ही कमीशन लेते हैं, मंत्री कमीशन लेते हैं पदाधिकारी से। ये कमीशन इसका बना हुआ है, थाना बिकता है, अंचल बिकता है, ब्लॉक बिकता है। आप भी अगर विधायक बनते हैं तो आपको भी कमीशन देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। और प्रशांत इसलिए क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आगे भी आपके प्रशांत किशोर को भी देखना पड़ेगा या अन्य लोगों को, अन्य जो खर्च होती है उसको देखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी भ्रष्ट होना पड़ेगा राजनीतिक के क्षेत्र में। नहीं, 2 चीज़ मैं मानता हूँ, और मैं सुख भोग के लिए विधानसभा में नहीं जाऊँगा, अपने परिवार को सुख भोग के लिए नहीं जाऊँगा कि पटना। तो फिर आपके बच्चे जो हैं, हाँ, जब आप विधायक बनेंगे तो क्या आपके बच्चे जैसे हैं वैसे रहेंगे या फिर उन्हें भी एक नया मौका मिलेगा? देखिए, मैं 2-3 दिन का मॉडल समझता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मुझे सुख नहीं चाहिए, तो आपको नहीं चाहिए पर आपके बच्चे को तो चाहिए। नहीं, बच्चे को क्या चाहिए? जैसे कि मैं अभी बच्चे के लिए, मेरा कहने मतलब है कि क्या चाहिए बच्चे, किसी भी, मैं पूरे जनता की बात करता हूँ, अपना बच्चा फैमिली की बात नहीं करता हूँ। देखिए, ऐसा ही हुआ था, बाबा आमटे और आपका धर्मवीर डॉक्टर, दुनिया का 2 ही ऐसे प्रमाण है जिसको कि डटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्विट्जरलैंड में। 2 ऐसे व्यक्ति थे। बाबा आमटे की पत्नी एक ऐसे जगह में उन्होंने सुंदरबन का बनाया, यानी जितने अंध कोड़ी विश्वास के लोग थे उसकी सेवा करके, जानते हैं, एक विश्वविद्यालय बना दिया वो। और उनकी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी तो शिक्षा मंत्री कहा कि हम जाते हैं और हॉस्पिटल में उनको इलाज करते हैं। डॉक्टर के जी नहीं, इसलिए कि मैं बाबा आमटे की पत्नी हो, इसलिए आप कह रहे हो कि स्वास्थ्य मंत्री कि हम आपको इलाज, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जिस अस्पताल में जा रहा हूँ, जो सामान्य लोग हैं वहाँ जाएंगे, मैं रोग का निदान करूँगा, रोगी का नहीं। मेरे बच्चे क्यों, यहाँ के किसान के बच्चे नेतरहाट की तरह यहाँ पर प्रत्येक प्रखंड में एक स्कूल खुलेगा जहाँ पर वो छन करके बच्चे जाएंगे। और जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा भ्रष्ट तो सभी लोग हैं, तो उसकी छवि कहीं ना कहीं लोगों पे पड़ता है। जैसे कि आप विधायक बनते हैं, विधायक की बात छोड़ते हैं, छोटे कर्मी की हम बात करते हैं, पुलिस की बच्चे भी आज सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, वो भी प्राइवेट में पढ़ता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आज प्रतिस्पर्धा का हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत सीमित करें। नेता अगर अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दे
एक विधायक अपनी आवश्यकताओं को कैसे सीमित कर सकता है? आवश्यकताओं को सीमित करने का ये तरीका है, जैसे कि क्या आप विधायक बनने के बाद भी साइकिल पे ही चलेंगे? मेरा देखिए जीवन का एक पहला चीज रहा है कि कम संसाधनों में अपने जीवन को, कम संसाधनों में अधिक उपलब्धि हासिल करना। दूसरा कि हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, ये हमारा आइडियोलॉजी रहा है। अभी भी मैं जाता हूँ समाज में तो बहुत, जिसको आप कहते हैं मैं और सत्तू पी लेता हूँ, समाज में जाता हूँ। लेकिन विधायक बनने के बाद क्या आप पुनः साइकिल से ही चलेंगे? मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि विधायक जब लोग बनते हैं तो उनकी चमक धमक ही अलग हो जाती है। नहीं देखिए, ये तो बात आपने जो रखा कि साइकिल से चलने की जहाँ तक बात है, और साइकिल का प्रयोग में अगर मान लिया जाए कि विधानसभा भी अगर जाने की बात हुई, अगर हमारे पास गाड़ियाँ, अभी तो चूँकि मैं बस से जाता हूँ और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर है ही नहीं, न मोटरसाइकिल में चलाना जानता हूँ, तो साइकिल में बहुत हमारे लिए वही एक से सवारी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है ये कि अगर साइकिल से अगर हम चलेंगे तो हमको लोग छोटा कहेंगे। मैं साइकिल को अभी सवारी चलता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, प्रोग्राम में भी जाता हूँ सुबह, तो साइकिल से निकल जाता हूँ। तो साइकिल, अब आवश्यकता जो बढ़ती है हमारी, कुछ आवश्यकताएँ हैं कि अगर उस आवश्यकताओं की पूर्ति करें समय के अनुसार तो वैसा होता है। तो जैसे कि ट्रेन से ही चलना है, ट्रेन से चलेंगे। हमारे पास हर चीज़ों की अगर मान, विधायक लग्जरी सफ़र करते हैं। हाँ, अभी तो विधायक जितना भी चल रहा है, मैं तो अपने घर में, मैं एसी भी नहीं है, मैं साधारण से, विधायक बनने के बाद तो सारा चीज़ लग जाता है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो चीज़ें देखिए, दो चीज़ें समझना है। आवश्यक आवश्यकताएं जो हमारी पहली है, मैं उस पर प्राथमिकता देता हूँ। आप जनता के लिए काम करेंगे या खुद के लिए? हाँ देखिए, दो चीज़ें, नेता दो तरह का होता है, एक नेता होता है अपने आप में, दूसरा होता है जननेता। तो मैं जनता का नेता हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँगा और जनता के बीच में रहूँगा। रात में भी गुजारने के मौका मिलेगा तो जनता के बीच में समय गुजारूंगा। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील यही करना चाह रहा हूँ कि आप इस व्यवस्था को बदलें। सत्ता परिवर्तन नहीं, एक व्यवस्था परिवर्तन है ये। प्रशांत किशोर ने जिस चीज़ों को लिखा है सत्ता परिवर्तन की बात, उन्होंने खुद भी कहा कि पार्टी जीत जाती है, नेता जीत जाता है, जो जीत के वो चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है जनता के बीच और जनता के सुख दुख को देखना। पार्लियामेंट और विधानमंडल किस लिए बनाया गया? क्षेत्र के विकास, जनता की एक जो सही चीज़ें हैं वो गलत और सही चीज़ों का मूल्यांकन करके अगर मान लिया जाए जनता हमारा तकलीफ में है तो वहाँ पर जितने भी पोर्टफोलियो एंड डिपार्टमेंट है, मान लीजिए वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। तो मैंने अभी देखा कई जगह मैंने सर्वे जब किया तो किसी के छत पर है खपड़ी है, उसके छत पर इलेक्ट्रिक पार किया है। आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं? हाँ, जनता से मैं एक अपील कर रहा हूँ कि एक बार आप जनसुराज को मदद करें और आप वैसे नेता को मदद करें जो लगे कि यह ईमानदार और कर्मठ है और ये हमारा काम कर सकता है। कोई बाहुबली की बात नहीं है, वो अगर ईमानदार है, वो कोई जाति की बात नहीं है, अगर वो समाज में बेहतर कर सकता है और आपको लगता है कि आपको उस पर विश्वास है तो आप उसको मत कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप दशरथ ठाकुर को सुन रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और इन्होंने यह भी कहा कि वैसे नेताओं को चुने जो जनता के हित में काम करे और जनता के लिए काम करे, और वही नेता आपकी समाज को एक विकसित और विकासशील समाज बना सकते हैं। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।